दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 24। इसमें हम प्रवाल भित्तियाँ, गर्त, खाड़ी और द्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 24। सबसे पहले प्रवाल भित्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। ऑप्शन है आपके प्रवाल, महासागरीय निक्षेप, ज्वार भाटा या फिर महासागरीय धाराएं। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रवाल। दोस्तों प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है और आप जानते हैं कि प्रवाल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की तुलना में अधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए प्रवालों को समुद्र के वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं और इनके विकास के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल पॉलिप की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है। पहला देखते हैं, वर्ष पर्यंत सागरी जल का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, सही है। अवसाद मुक्त स्वच्छ सागरी जल, सही है। 30 प्रति हजार से 40 प्रति हजार के बीच सागरी लवणता, ये दोस्तों ये अनुकूल नहीं है प्रवाल पॉलिप की वृद्धि के लिए। और महासागरों के प्रकाशित मंडल का ऊपरी भाग, ये सही है। तो देखिए दोस्तों प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, आप जानते हैं, और इसके सागरी जल का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री तक हो सकता है। प्रवालों के विकास के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है और अधिक सागरी लवणता जो है ये प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होती है, जबकि चूना प्रवाल का मुख्य भोजन है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए औसत सागरी लवणता 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार होनी चाहिए, न कि 30 प्रति हजार से 40 प्रति हजार। तो ऑप्शन सी आपका जो है प्रवाल पॉलिप की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवाल भित्तियों के विकास के निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और सही उत्तर दिए गए कथनों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर चुनिए। पहला है कि प्रवाल यानी कोरल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर और सागर में बनते हैं, आप जानते हैं, ये सही है। दूसरा है कि प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, वे समुद्र तल के नीचे 60 से 77 मीटर तक की गहराई पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है 27% से 30% महासागरीय लवणता या 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार महासागरीय लवणता मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है, ये आपका सही है। और चौथा है कि सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, जिसके कारण वह सफ़ेद रंग का हो जाता है, तो ये चौथा आपका सही नहीं है। कथन 1, 2, 3 आपके सही हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3। दोस्तों सागर के तापमान की वृद्धि जो है वो प्रवाल विरंजन का कारण बनता है। प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है शैवाल प्रवाल का श्वेत रंग होने से प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण शैवाल के अभाव में प्रवाल का मर जाना, इसलिए सागर के तापमान में वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए नुकसानदायक है। और जो ऊपर के तीनों कथन थे आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं। तो सही उत्तर है प्रवाल भित्तियाँ कोरल पॉलिप्स की बनी होती हैं और ये एक प्रकार की कैल्शियम युक्त चट्टान है जो पॉलिप्स नामक सूक्ष्म समुद्री जीव के अस्थिपंजर से निर्मित होती हैं। प्रवाल समुद्री जल में उपस्थित कैल्शियम का उपयोग करके अपने रहने के लिए खोल बनाते हैं और प्रवाल भित्तियों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा प्रवाल रोधिका और तीसरा प्रवाल वलय। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है क्या। देखिए ऑप्शन है आपके छिछला समुद्री भाग, 68 डिग्री से 70 डिग्री तापमान,
एक कोष की वनस्पति या अधिक लवण युक्त जल। तो देखिए दोस्तों, प्रवाल भित्तियों के लिए अधिक लवण युक्त जल आवश्यक नहीं है। आप जानते हैं कि प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए अनुकूलतम तापक्रम 20 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि अपवाद स्वरूप कुछ प्रवाल इससे कम और इससे अधिक तापक्रम पर भी जीवित रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल जरूरी है। अवसादों या लवण की अधिकता से प्रवालों के मुख बंद हो जाते हैं और वे मर जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? तो सही उत्तर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा है? देखिए, 100 मीटर से अधिक की गहराई ये नहीं है। 35% से ज़्यादा महासागरीय जल की लवणता ये भी सही नहीं है। नदियों का शुद्ध जल ये भी सही नहीं है। और महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यह ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान इनके जीवित रहने की अनुकूलतम दशा होती है। और प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते हैं। ये लगभग 60 से 75 मीटर की गहराई पर मर जाते हैं। और प्रवाल के समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार होनी चाहिए। और पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक होता है। यही कारण है कि नदियों के मुहाने के पास प्रवाल कम पाए जाते हैं। तो ए, बी और सी प्रवाल के विकास की अनुकूल दशा को नहीं बताते हैं, जबकि डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मूरे, डेली, डार्विन या गार्डिनर? तो सही उत्तर ऑप्शन सी डार्विन। देखिए, प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत या सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ कोरल रीफ ये डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जिस स्थल या द्वीप के साथ प्रवाल भित्ति बनती है वो स्थिर नहीं होता है, वरन उनमें क्रमशः अवतलन होता है। मूरे ने प्रवाल भित्ति के स्थिर स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और डेली ने प्रवाल भित्ति के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप जानते हैं डार्विन प्रवाल द्वीप के निर्माण से संबंधित अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों के निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप जानते हैं दोस्तों, मूरे ने प्रवाल भित्ति के स्थिर स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और ये प्रश्न कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? तो ये हैं डेली, R.A. डेली। देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। R.A. डेली ने प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का डेविस महोदय ने प्रतिपादन किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, डेविस ने अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आप जान लीजिए कि जो विलियम मॉरिस डेविस ने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति विषयक डार्विन द्वारा प्रतिपादित अवतलन सिद्धांत को ही पुनर्जीवित किया और इसकी पुष्टि में अनेक भौतिक प्रमाण सिद्ध किए या प्रस्तुत किए थे। तो याद रखिएगा, डार्विन का भी प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति विषयक अवतलन सिद्धांत है और इसको आगे बढ़ाने का कार्य डेविस महोदय यानी विलियम मॉरिस डेविस ने किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत किसने दिया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और देखिए, कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा, निमज्जन सिद्धांत डार्विन और डाना द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसको दोस्तों अवतलन सिद्धांत या निमज्जन सिद्धांत भी कहा जाता है। डार्विन और डाना ने कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? देखिए, डार्विन का अवतलन सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत,
प्रगामी तरंग सिद्धांत या मूरे का स्थिर तल खंड सिद्धांत। तो सही उत्तर है प्रगामी तरंग सिद्धांत। दोस्तों प्रगामी तरंग सिद्धांत ये प्रवाल भित्तियों से संबंधित नहीं बल्कि ज्वार भाटा से संबंधित है और प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1833 में विलियम हेवेल द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार लहर के रूप में होती है जिनका श्रृंग ज्वार होता है और द्रोणी भाटा होती है। अगला प्रश्न है डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत व्याख्या करता है किसकी। देखिए प्रवाल द्वीपों की उत्पत्ति का, गर्तों की उत्पत्ति का, प्रतिरूपित भूमि की उत्पत्ति का या समुद्र तल के परिवर्तनों का। तो सही उत्तर है डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये प्रवाल द्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इसको ग्लेशियल कंट्रोल थियरी भी कहा जाता है। डेली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में किया था और इसको डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आप जानते हैं ये हैं डेली। और कौन प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं है। तटीय प्रवाल, एटॉल, महासागरीय द्रोणी या अवरोधी प्रवाल। तो आप जान लीजिए महासागरीय द्रोणी ये प्रवाल भित्तियों का वर्ग नहीं है और महासागरीय द्रोणी जो है महाद्वीपीय ढाल के आधार पर द्वीपीय चापों के पास स्थित होती है। शेष सभी प्रवाल भित्तियों के प्रकार हैं तटीय प्रवाल, एटॉल और अवरोधी प्रवाल। अगला प्रश्न है हस्तक्षेपी उथली सरणी, चैनल या अनूप या लैगून के साथ समांतर किनारे से जुड़ी प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है फ्रिंगिंग रीफ। देखिए दोस्तों फ्रिंगिंग रीफ जो महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियां होती हैं उनको फ्रिंगिंग रीफ या तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये भित्तियां यद्यपि स्थली भाग से सटी रहती हैं लेकिन कभी कभी इनके और स्थल भाग के बीच में अंतराल हो जाने के कारण छोटी छोटी लैगून का निर्माण हो जाता है। इन्हें छोटे छोटे लैगून या अनूप को बोट चैनल या उथली सरणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए दिए गए कूट के आधार पर। तो देखिए तटीय प्रवाल भित्तियां स्थल की सीमा से सटी होती हैं, सही है। इसके अलावा देखिए अवरोधक प्रवाल भित्तियां स्थल से लैगून द्वारा पृथक होती हैं, सही है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में स्थित है, ये आपका सही नहीं है। और एटॉल एक मुद्रिका आकार का द्वीप होता है, ये आपका सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। विश्व की सर्वप्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है और ये ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित है, न कि न्यू साउथ वेल्स के। तो याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड प्रांत के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, न्यू साउथ वेल्स के नहीं। इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा और ए, बी और डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है एटॉल क्या होता है। तो आपको बताना है एटॉल क्या है। तो सही उत्तर है एटॉल एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्तियां किस नाम से जानी जाती हैं। तो सही उत्तर है घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्तियां एटॉल के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि एटॉल की आकृति वृत्ताकार होती है। कारण है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों ए और बी दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है। इसकी स्थिति प्रायः द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर वलयाकार रूप में पाई जाती है लेकिन इसका कोई न कोई भाग खुला अवश्य रहता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण 1280 मीटर या अधिक तक की गहराई तक पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। कथन और कारण दोनों सही तो हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एटॉल सर्वाधिक संख्या में कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में सर्वाधिक मात्रा में एटॉल पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। और आप जान लीजिए कि ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के सहारे 10 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य लगभग 2300 किलोमीटर यानी 2300 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न इसी से है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के जो है उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये प्रश्न कई बार इसी तरह से घुमा फिरा कर पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रवाल विरंजन किसका परिणाम है? तो आप जानते हैं प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व का बढ़ता हुआ तापमान है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन विभिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप सामुद्रिक जल प्रदूषण के कारण भी प्रवाल विरंजन होता है। और आप जान लीजिए प्रवाल एक प्रकार की कैल्शियम युक्त चट्टानें होती हैं जो पोलिप नामक सूक्ष्म समुद्री जीव के अस्थिपंजर से निर्मित होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रवाल विरंजन परिणाम है किसका? तो आप जानते हैं कि प्रवाल विरंजन जो कि प्रवालों का रंग उड़ जाना ये ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री जल के उष्मन या भूमंडलीय उष्मन का प्रभाव है। इसके अलावा समुद्री जल के प्रदूषण का भी इस पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवाल विरंजन भूमंडलीय उष्मन का प्रभाव है। अगला प्रश्न है दोस्तों सारगैसो सागर क्या है? तो सही उत्तर है सारगैसो सागर सागरी वनस्पति का क्षेत्र है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवत धाराओं के चक्र के मध्य स्थित है। सारगैसो सागर की विशेषता इसमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति सारगैसम घास है और घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहा जाता है। अगला प्रश्न है सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? तो आप जानते हैं सारगैसो समुद्र में विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति पाई जाती है और सारगैसम नामक इसी वनस्पति के कारण इसको सारगैसो सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सही उत्तर है अटलांटिक महासागर या नॉर्थ अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? देखिए डार्विन का अवतलन सिद्धांत, डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत, मूरे का स्थिर स्थल सिद्धांत या डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। तो दोस्तों डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत ये प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। और आप देख सकते हैं प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संबंध में डार्विन का अवतलन सिद्धांत, मूरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रमुख है। डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति से संबंधित नहीं है और डेविस ने प्रवाल भित्तियों के निर्माण संबंधी अवतलन सिद्धांत को पुनर्जीवित किया है और उनके अनुसार प्रवाल का निर्माण अवतलित होते हुए स्थल के साथ ही होता है। तो प्रवाल भित्तियों के बाद आइए गर्त, खाड़ी और द्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों चैलेंजर अभियान के दौरान महासागरों में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य देखिए पहला है कि जल की सतह का तापक्रम 12.94 सेल्सियस और 1000 मीटर की गहराई पर जल का तापमान 10.81 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए चैलेंजर अभियान के दौरान ये जो निष्कर्ष निकाले गए इनमें दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही कथन असत्य हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि चैलेंजर अभियान के दौरान 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जल की सतह का तापमान 8.94 डिग्री सेल्सियस और 100 मीटर की गहराई पर 4.81 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। अगला प्रश्न है कर्माडेक खाई या कर्माडेक ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों कर्माडेक खाई आपका ये उत्तर दक्षिण पश्चिम
प्रशांत महासागर ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। कर्माडेक खाई या कर्माडेक ट्रेंच दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में टोंगा के दक्षिण में अवस्थित है। और प्रशांत महासागर के अन्य महत्वपूर्ण गर्तों में मेरियाना खाई, टोंगा, क्यूराइल, फिलिपाइन, अलूशियन खाई, ये सभी महत्वपूर्ण ट्रेंच हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त अथवा चैलेंजर गर्त है। तो चैलेंजर और मेरियाना एक ही गर्त के नाम है और इसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर है। इसलिए इस प्रश्न में 2 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं। दोस्तों, चैलेंजर या मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर के मेरियाना आइलैंड के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि मेरियाना ट्रेंच चैलेंजर गर्त कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं ये प्रशांत महासागर में पश्चिमी प्रशांत महासागर के मेरियाना आइलैंड के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। टोंगा महासागरी गर्त कहाँ पर है? तो आप जानिए कि टोंगा महासागरी गर्त ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। चैलेंजर गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में चैलेंजर है। और रोमांसे ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, देखिए रोमांसे गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में और नरेश गर्त ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इस तरह से सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन 1, 3, 4 और 2। देखिए 1, 3, 4 और 2 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। एक बार फिर से जान लेते हैं। टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में, चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर में, रोमांसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में लगभग भूमध्य रेखा पर और नरेश ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित गर्त है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। चैलेंजर गर्त तो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, ए का चौथा हो जाएगा। प्यूर्टो रिको ये आप देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। रोमांसे अभी आपने देखा है कि रोमांसे गर्त भूमध्य रेखा के निकट दक्षिणी अटलांटिक हिंद महासागर में दक्षिणी अटलांटिक आंध्र महासागर में है। और सुंडा गर्त आपका ये पूर्वी हिंद महासागर में है। तो 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन देख लेते हैं। 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न सागरी गर्तों में से कौन हिंद महासागर में स्थित है? ऑप्शन है आपके टोंगा, मेरियाना, नरेश या फिर सुंडा। तो सुंडा गर्त ये हिंद महासागर में स्थित गर्त है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अलूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत में सही सुमेलित है। टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत में सही सुमेलित है। प्यूर्टो रिको गर्त ये दक्षिणी अटलांटिक में ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्यूर्टो रिको याद रखिएगा ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है तो सही सुमेलित है, ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंडा खाई स्थित है कहाँ पर, आपको बताना है। तो याद रखिएगा सुंडा गर्त हिंद महासागर में है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अटलांटिक महासागर में रोमांसे गर्त है, प्रशांत महासागर में चैलेंजर या मेरियाना गर्त है, हिंद महासागर में ये डायमंटीना गर्त है और कैरेबियन सागर में केमन गर्त स्थित है। तो 1, 2, 4 और 3 देखिए 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देखिए अजोरेस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये पुर्तगाल की सीमा के अंतर्गत आता है। बरमूडा द्वीप ये यूनाइटेड किंगडम की सीमा में आता है। केनारी द्वीप आप जानते हैं कि स्पेन में, और रीयूनियन द्वीप ये फ्रांस की सीमा के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपसे द्वीप और किसकी सीमा के अंतर्गत ये द्वीप स्थित हैं? अजोरेस पुर्तगाल, बरमूडा यूनाइटेड किंगडम,
केनारी द्वीप स्पेन और रीयूनियन द्वीप फ्रांस के सीमा के अंतर्गत आता है। 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2 आप देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाइयों में से कौन प्रशांत महासागर में अवस्थित नहीं है? देखिए, अलूशियन खाई, टोंगा खाई, मेरियाना खाई या जावा खाई। तो सही उत्तर है जावा ट्रेंच। देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जावा ट्रेंच ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। और देखिए, महासागरीय नितल पर निर्मित अत्यधिक गहरे और लंबे खड्डों को महासागरीय ट्रेंच या खाई कहते हैं। जावा खाई हिंद महासागर में है। अलूशियन, मेरियाना ये उत्तरी प्रशांत महासागर में, और टोंगा गर्त ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। मेरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में सही सुमेलित है। डायमंटिना हिंद महासागर में ये भी सही सुमेलित है। प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर में सही सुमेलित है। टोंगा गर्त, टोंगा दोस्तों आर्कटिक महासागर में नहीं बल्कि साउथ पैसिफिक ओशन, तो देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा गर्त स्थित है, आर्कटिक महासागर में नहीं। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। मेरियाना प्रशांत महासागर सही है। रोमांसे अंध या अटलांटिक महासागर सही है। सुंडा गर्त हिंद महासागर सही है। अलूशियन गर्त हिंद महासागर ये आपका सही नहीं है। अलूशियन खाई आप जानते हैं कि ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो इसलिए अलूशियन हिंद महासागर सही सुमेलित नहीं है। अलूशियन आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन में स्थित खाई है। अगला प्रश्न देखिए, अलूशियन गर्त कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं अलूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप देखिए, चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर सही है। सुंडा उत्तरी हिंद महासागर ये भी सही है। वाल्डिविया दक्षिणी प्रशांत महासागर सही है। और टोंगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं टोंगा गर्त कहाँ पर है? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, न कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प आपके सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सुंडा गर्त आपका दोस्तों सुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। आप देख सकते हैं ए का तीसरा हो जाएगा। मेरियाना गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा प्यूर्टो रिको गर्त ये मध्य आंध्र महासागर या मिडिल अटलांटिक महासागर में है। और अटाकामा गर्त ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो देखिए 3, 2, 1 और 4 ऑप्शन मिला लेते हैं। 3, 2, 1 और 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी या गल्फ कौन सी है? आपको बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। मैक्सिको की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, पर्सियन खाड़ी या होर्मुज जलडमरू मध्य। तो सही उत्तर है मैक्सिको की खाड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर महासागरीय तल के लक्षण और संबंधित महासागरों को मिलान करना है। अल्बाट्रास पठार, अल्बाट्रास पठार ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, तो याद रखिएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर से संबंधित है। टेलीग्राफ पठार ये दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। एम्स्टर्डम सेंट पॉल का तट कहाँ पर है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। और आप देख सकते हैं क्यूराइल गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, सही सुमेलन 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। देखिए, सागरी तल के लक्षणों को इस तरह से मिला सकते हैं। अल्बाट्रास पठार दक्षिणी प्रशांत महासागर,
टेलीग्राफ पठार उत्तरी अंध महासागर या नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एम्स्टर्डम सेंट पॉल का तट हिंद महासागर में, और क्यूराइल गर्त आपका उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि मैनहट्टन द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, तो मैनहट्टन द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्वीटो द्वीप इक्वाडोर में, क्योटो जापान में, और हांगकांग द्वीप आपका चीन में है। तो सीधे सीधे सुमेलन हो गया 1 2 3 4। मैनहट्टन द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, क्वीटो द्वीप ये आपका इक्वाडोर में, क्योटो जापान का, और हांगकांग चीन का प्रमुख द्वीप है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो ऑप्शंस बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि बास्फोरस जल डमरू मध्य जो है ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। और अगर जो हम अन्य जो है जल डमरू मध्य जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करें तो बेरिंग जल डमरू मध्य ये 92 किलोमीटर चौड़ी ये जलसंधि उत्तर में चुकची सागर को दक्षिण में बेरिंग सागर से जोड़ती है। मलक्का जल डमरू मध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि बास्फोरस जल संधि कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप और एशिया के मध्य बास्फोरस जल डमरू मध्य स्थित है। और आप जानते हैं बास्फोरस जल डमरू मध्य ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए, बेरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, तो बेरिंग जल डमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लुजान जल डमरू मध्य फिलीपींस में, पाक स्ट्रेट ये भारत में, और मलक्का थाईलैंड ये आपका सही नहीं है। मलक्का जल संधि ये मलय प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करती है और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, बेरिंग जल संधि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करती है। लुजान जल संधि ताइवान को फिलीपींस के लुजान द्वीप से अलग करती है, इसलिए सभी जो जल डमरू मध्य हैं वो सुमेलित हैं। मलक्का जल संधि ये थाईलैंड से संबंधित नहीं है। मलक्का जल संधि मलय प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करती है और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर या फिर सुमात्रा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी मेडागास्कर। दोस्तों, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। अन्य द्वीपों में सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप केवल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देखिए, जो मेडागास्कर द्वीप है ये 5,87,713 वर्ग किलोमीटर, सुमात्रा 4,43,066 वर्ग किलोमीटर और मालदीव 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाशी जल संधि BASHI बाशी चैनल किसको जोड़ती है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दक्षिणी चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर को बाशी जल संधि जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला है कि बाश जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है, सही है। टोरेस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य स्थित है, ये भी सही है। कुक जल डमरू मध्य न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों को अलग करता है, सही है। और ग्रेट बैरियर द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर द्वीप दोस्तों न्यूजीलैंड के पश्चिम में नहीं बल्कि उत्तर पूर्व में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में विभाजित है जो कि कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं, और न्यूजीलैंड 2 मुख्य द्वीपों के अलावा कुछ अन्य छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बाश जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है। टोरेस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। कुक जल डमरू मध्य न्यूजीलैंड के 2 द्वीपों को अलग करता है। अगला प्रश्न है जावा द्वीप। देखिए, पूछा गया है कि जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए यूरेशियन प्लेट।
जावा द्वीप यूरेशियन प्लेट में स्थित है। इंडोनेशिया 3 मुख्य प्लेटों की सीमाओं पर है। ये है यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत फिलीपीन प्लेट। अगला प्रश्न है, फिलीपींस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें 7,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं और फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है। तो इसमें से कौन सा सही है? सही उत्तर केवल एक हो जाएगा। फिलीपींस 7,000 से अधिक द्वीपों का समूह है, लेकिन फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र नहीं है। पूर्वी तिमोर भी एशिया में ईसाई राष्ट्र है। तो याद रखिएगा, फिलीपींस 7,000 से अधिक द्वीपों का समूह है, लेकिन पूर्वी तिमोर भी एशिया में ईसाई राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, केप वर्डे द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसकी राजधानी प्राय है। केप वर्डे की राजधानी प्राय है, ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चागोस द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है और यह सेवन एटॉल का समूह है जिसमें 60 से अधिक द्वीप हैं और ये द्वीप समूह मालदीव के उत्तर में है और यूनाइटेड किंगडम के अधीन क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी सैंडविच खाई कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर में दक्षिणी सैंडविच खाई स्थित है और ये साउथ सैंडविच जो आइलैंड है, साउथ सैंडविच द्वीप, उसी के निकट ये खाई स्थित है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपको बताना है। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु या शिकोकू? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, होन्शु। देखिए, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जापान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। इस पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। होक्काइडो जापान का दूसरा बड़ा द्वीप है। तो याद रखिएगा, जापान के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है और इसी पर इसकी राजधानी टोक्यो अवस्थित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्रवाल भित्तियाँ और प्रमुख गर्त द्वीप और प्रमुख द्वीपों और गर्तों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। प्रवाल भित्तियों के विरंजन के क्या कारण हैं, प्रवाल भित्तियाँ कहाँ विकसित होती हैं और इनके लिए सबसे अनुकूलतम दशाएं कौन कौन सी हैं। इसके अलावा सुंडा गर्त कहाँ पर है, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कौन से द्वीप किस महासागर में स्थित हैं, इन सब की अवस्थिति आप और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कुछ और प्रश्नों को अलग से तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न नए भी बनाए जाएंगे, तो उनके लिए आप अलग से कुछ प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।